प्राइवेट कंपनी को आसान भाषा में समझे तो अगर जनता, भारत की जनता उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है तो वो पब्लिक कंपनी है, तो वो कंपनी के ओनर्स है, वही उसके मेंबर्स है। कैलिबर्स नोवा यहां से हेलो गाइस, कैसे आप सब। आज हम लोग कंपनीज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। लॉ और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, इससे रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। क्या होती है कंपनी, किस तरीके से काम करती है, कंपनी किसे कहते हैं, किसे नहीं कह सकते, वो सारी चीजें आज हम समझेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी नाम है इस टॉपिक का। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या बात करती है कि जब बहुत सारे लोग मिलके अपना कैपिटल, अपना पैसा कलेक्ट करके, पूल करके बिजनेस करते हैं, तो वो कंपनी के ओनर्स है, वही उसके मेंबर्स हैं। वो लोग मिलके जब एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस को रन, मैनेज, कंट्रोल कर रहे हैं, उसे कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में दो प्रकार की आपको कंपनी देखने मिलती है, एक है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को आसान भाषा में समझे तो अगर जनता, भारत की जनता उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है तो वो पब्लिक कंपनी है, नहीं कर सकती तो वो प्राइवेट कंपनी है। ये एक छोटा सा सिंपल उसका एक एक्सप्लेनेशन होता है। आइए आगे देखते हैं डिटेल में। व्हाट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी? तो स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए, अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु पूल, क्या किया इन्होंने, अपना पैसा कलेक्ट किया, देयर कैपिटल टू रन अ कमर्शियल एंटरप्राइजेस, आसान भाषा में बिजनेस चलाने के लिए इन्होंने अपने पैसे को साथ में कलेक्ट किया है। वॉलंटरी है, मतलब किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, अपनी मर्जी से ये लोग जुड़े हैं बिजनेस में। दिस शेयर्ड पूल ऑफ मनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं शेयर्स। शेयर मार्केट इन्हीं शेयर्स से मिलके बना हुआ है। इंडिविजुअल्स होल्डिंग दिस यूनिट्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। जो इंसान शेयर्स खरीदता है वो बन जाता है शेयर होल्डर। उसका दूसरा नाम है ओनर, और इन्हीं मेंबर भी कहते हैं कंपनी के। तो जो बंदा शेयर खरीदेगा क्या क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर, ओनर, मेंबर। आगे क्या लिखा है, एंड ओन कंपनीज प्रपोर्शन इन देयर शेयर। ओन, मालिकाना हक मिल रहा है इनको। अनलाइक सोल प्रोप्राइटर, जैसे सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, जो आपके घर के पास की कोई शॉप हो, किराना शॉप हो, ग्रोसरी स्टोर हो, डेली नीड्स की शॉप हो, वो जो भैया है, दीदी है, अंकल है, आंटी है, वो ही अपने आप में बिजनेस है, वही उसे पूरी तरीके से रन, मैनेज, कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ एक सिंगल ओनर नहीं है, यहाँ बहुत सारे ओनर है, कलेक्टिवली ये लोग काम कर रहे हैं। Unlike sole proprietorship, it acts as a massive corporate vehicle designed to raise large capital. बड़ा कैपिटल लगाने के लिए अब एक सिंगल इंसान कितना ही पैसा लगाएगा, उसकी एक लिमिट होगी। पार्टनरशिप में भी 2 या 3 लोग मिलकर कितना ही पैसा लगा लेंगे, तो हर चीज की एक लिमिट आती थी। इस लिमिट को तोड़ने के लिए ही एक कंसेप्ट लाया गया, जिसे कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, जहां बहुत सारे लोग मिलके अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और बिजनेस को रन करते हैं। एंड मैनेज एक्सटेंसिव ऑपरेशंस स्मूथली, ताकि बिजनेस स्मूथ तरीके से रन आउट कर सके। कुछ फीचर्स होते हैं कंपनी के, जैसे सबसे पहला है सेपरेट एंटिटी। कंपनी और जो उसके ओनर्स है, ये लोग अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग सोल ट्रेडर में देखते हैं कि जो ओनर है वही बिजनेस है, मतलब वो लोग अलग अलग नहीं है। जैसे बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वही वो अंकल की है सोल प्रोप्राइटर में, यहाँ ऐसा नहीं होता है। कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है। एक्ट ने इन दोनों को अलग अलग माना गया है। द कंपनी एग्जिस्ट एज एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ कंपनी को और ओनर को अलग अलग देखता है, बोलता है कंपनी अलग है और इसकी ओनरशिप अलग है, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर। सब लोग अलग अलग है। कंपनी के मामले में शेयर होल्डर ही ओनर है, शेयर होल्डर ही मेंबर है, शेयर होल्डर ही जो शेयर खरीदता वो पर्सन है। लेकिन यहाँ कंपनी अलग है, कंपनी अलग तरीके से ऑपरेट हो रही है, ओनर्स अलग है। कंपनी का किया धरा शेयर होल्डर्स पे नहीं आता है, शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती है। आगे डिटेल में समझेंगे। परपेचुअल सक्सेशन या फिर परपेचुअल लाइफ कहते हैं इसे। अब हम कंपैरिजन लेते हैं सोल ट्रेडर का। तो सोल ट्रेडर अंकल जो है, भैया है, उनको बिजनेस में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसका असर बिजनेस पे पड़ेगा। उनकी तबीयत खराब है तो बिजनेस पे बात आएंगी, उनको शादी में जाना है दूसरे गांव तो बिजनेस पे बात आएगी, मर मुरा गए तो बिजनेस पे बहुत जोर से बात आ जाएगी।
यहाँ पे जो मेंबर है उसका पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनर है उसका रहना बहुत जरूरी है बिजनेस को रन करने के लिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलती है कितने भी मेंबर्स आए, कितने भी मेंबर्स जाए, कंपनी की रनिंग को फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है, ऑपरेट करती रहती है। तो इसको एक अगर आप एक डायलॉग में समझने की कोशिश करें तो परपेचुअल सक्सेशन में कंपनी बोलती है अपने मेंबर्स को, ओनर्स को, कि ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, क्योंकि मेरी रनिंग को, मेरे बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसे कहते हैं परपेचुअल लाइफ या फिर परपेचुअल सक्सेशन। ऑपरेशंस आर नेवर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओनरशिप, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी शेयर होल्डर। कितने भी शेयर होल्डर्स आए, कितने भी शेयर होल्डर जाए, कंपनी की रनिंग को फर्क नहीं पड़ता। अब ये कैसे फर्क नहीं पड़ रहा? तो शेयर होल्डर्स नंबर्स में बहुत सारे होते हैं, इतने सारे शेयर होल्डर कंपनी चला नहीं सकते। चलाने के लिए वो लोग कुछ लोगों को रखते हैं, जैसे उन्हें हम लोग डायरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर क्या करता है? कंपनी को रन, मैनेज, कंट्रोल करता है ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। तो असली मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स है, लेकिन उनके बिहाफ पे कंपनी चला कौन रहा है? तो वो डायरेक्टर्स है। अब आई बात समझ में? तो कितने भी शेयर होल्डर्स आए, कितने भी शेयर होल्डर्स आए, कंपनी की रनिंग को फर्क नहीं पड़ता। जैसे शेयर मार्केट में इतने सारे लोग शेयर्स खरीदते हैं, दिन भर में इतने सारे शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, खरीद बेच, तो इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि कंपनी के पास एक फीचर है तगड़ा सा, परपेचुअल लाइफ या फिर इसे परपेचुअल सक्सेशन भी कहते हैं। आगे लिखा है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। दो प्रकार की लायबिलिटी होती है दोस्त। जैसे अगर आपने लोन लिया है और लोन लिया है किस बेसिस पे? तो आपने लिया है जैसे बिजनेस की प्रॉपर्टी पे, बिजनेस के नाम पे लोन लिया। कल को अगर आप ये लोन पे नहीं कर पाओ तो वसूली भाई आएंगे लोन वसूलने के लिए, और वसूलने के लिए वो आपकी बिजनेस असेट को पूरा बेच देंगे ताकि उनका लोन सेटिस्फाई हो जाए। यहां पॉइंट आता है लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी का। अगर आपकी बिजनेस असेट या फिर बिजनेस की जितनी भी संपत्ति है वो उस लोन को सेटिस्फाई कर देती है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर पाती तो ये लोग कहां घुसेंगे? आपकी पर्सनल एसेट तक आ जाएंगे, आपकी पर्सनल एसेट को ये लोग कब्जे में ले लेंगे। तो अगर आपकी पर्सनल एसेट लायबल है, अटैच की जा सकती है, तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लायबिलिटी का कोई स्कोप नहीं है, अनलिमिटेड है। जैसे सोल ट्रेडर वाले भैया, उनकी किराना शॉप है, किराना शॉप के ऊपर लोन लिया, अब लोन पे नहीं कर पा रहे तो वसूली भाई आए। वसूली भाई ने सारा बिजनेस का सब कुछ बेच दिया, फिर भी थोड़ा बहुत लोन बचा है तो वो अंकल जी के घर में चले जाएंगे। उनकी जो पर्सनल एसेट है, फ्रिज, टीवी, एसी, घर, बंगला, गाड़ी जो भी है, सब कुछ बेच बाच के अपने लोन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। इसमें जब हम पढ़ते हैं तो लायबिलिटी हो जाती है आपकी 100% सिक्योर, इसे कहेंगे 100% एसेट प्रोटेक्शन। लिमिटेड लायबिलिटी, पर्सनल सेफ्टी फॉर इन्वेस्टर। फॉर एग्जाम्पल, आपने मॉर्निंग 11 o'clock किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, शेयर्स खरीद लिए, उसके शेयर्स खरीद लिए, और सुबह 11 बजे की बात है, 1-1:30 बजे कुछ गुंडे तुम्हारे घर में घुस गए पैसे मांगने के लिए। अब आप परेशान, सब पैसे किस चीज के मांग रहे? तो बोले आप तो ओनर हो उस कंपनी के, आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा। फिर आपको याद, सर आप कितने शेयर्स खरीदे, आप उसके ओनर हो? बोले हाँ ओनर तो हूँ। तो वो कंपनी कर्जे में है ना, तो ओनर ही तो देगा पैसा। ऐसा आपके साथ होने नहीं वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि आप कौन हो? एक इन्वेस्टर हो, और ये आपकी पर्सनल सेफ्टी है ताकि आपकी पर्सनल एसेट 100% सिक्योर रहे। तो सर कुछ तो जिम्मेदारी बनती होगी। ओनर अगर आप जोड़ रहे हैं, ओनर जैसा नाम दे रहे हैं, मालिक बना रहे हो, तो कुछ तो जिम्मेदारी होंगी। ऑफ कोर्स आपकी जिम्मेदारी है अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। फर्ज करो शेयर है आपका 100 रुपए का, कंपनी ने मांगे आपसे 70 रुपीज और आपने उसे पे कर दिए, 30 रुपीज बैलेंस है, आपका देना बाकी है। कंपनी ने ये पैसा भी मांग लिया, किसी कारणवश आपने पैसे नहीं दिए। ऐसा नहीं कि आपकी नियत में नहीं है, आप देने वाले हो पैसा, पर अब तक दिया नहीं है। तो जब तक नहीं दिया है तब तक आपकी लायबिलिटी कितनी है? 30 रुपीज की। अब आप कितने भी आलीशान बंगले में रहते हो, कितने भी बढ़िया सी स्पोर्ट्स कार में घूमते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी जिम्मेदारी, आपकी लायबिलिटी कितनी बनती है? सिर्फ 30 रुपीज की। तो कल को वसूली भाई आए भी घर पे तो आपकी कॉलर पकड़ के बोलेंगे 30 रुपीज निकाल, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपकी पर्सनल एसेट कितनी बड़ी है। बात इतनी है कि आपका अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना है, आपने शेयर्स का कितना पैसा देना बाकी है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? क्या लिखा है देखिए, दिस इज द मेन ड्राइवर बिहाइंड पब्लिक स्टॉक इन्वेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक इन्वेस्ट तभी करेंगी ना जब उनको सेफ्टी रहेंगी। पता चल रहा है इन्वेस्ट किया, कल को घर पे वसूली भाई आ गए।
A shareholder's financial liability is strictly restricted to the face value of shares they have purchased. जिसकी जितनी उसकी वैल्यू है उतनी ही आपकी लाइबिलिटी है, उससे ज्यादा लाइबिलिटी नहीं है. If the company goes bankrupt or encounters some massive debt, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, personal asset like home, car, bank account of shareholders can never be touched to satisfy company's creditors. वसूली भाई आएंगे जरूर, लेकिन आपके घर में बैठ के आराम से आपसे सिर्फ क्या मांगेंगे सर, 30 रुपए, क्योंकि उतना ही देना बाकी. आपकी लाइबिलिटी है जितनी शेयर की फेस वैल्यू है, दैट्स इट. वो लोग आपको ज्यादा टॉर्चर नहीं कर सकते. आगे देखते हैं. टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशन बताता है. टाइप्स ऑफ कंपनीज, कितने प्रकार की कंपनीज होती है. एक होती है स्टैट्यूटरी कंपनी. स्टैट्यूटरी का सिंपल मतलब होता है कंपलसरी बाय लॉ. लॉ ने बोला है, लॉ ने बनाई हुई चीज है. तो स्टैट्यूटरी कंपनीज क्या होती है, किसी एक स्पेशल एक्ट के जरिए से बनाई गई चीज. स्पेशल एक्ट जैसे LIC ऑफ इंडिया, यहां लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ये सब अपने आप में कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था तो है, लेकिन बनाई कैसे, किसी एक्ट के जरिए. जैसे RBI अपने आप में एक्ट है, LIC अपने आप में एक्ट है. तो एक्ट के जरिए जो कॉर्पोरेशन बनाई गई है, जो संस्था बनाई गई है, वो है स्टैट्यूटरी. बराबर, क्लियर. रजिस्टर्ड कंपनी, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है. सिंपल, जैसे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है. 2 एक्ट है सर हमारे पास. पहले होता था 1956, फिर इसको बहुत सारे अमेंडमेंट आए, बहुत सारे चेंजेस आए. आज जो वर्किंग में है वो है 2013. तो कंपनीज एक्ट 1956 या फिर कंपनीज एक्ट 2013, इनमें से किसी में भी अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप एक रजिस्टर्ड कंपनी कहलाओगे. इज दैट क्लियर. मोस्ट कॉमन मॉडर्न कंपनीज बिलोंग हियर. रजिस्टर्ड ऑफिशियल विद ROC, इसे कहते हैं ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. जब भी कंपनी में कोई भी काम करना होता है, कोई भी अमेंडमेंट, चेंज, कुछ भी करना हो, तो आपको ROC को बताना बहुत जरूरी होता है. आप प्रोस्पेक्टस इश्यू करो, मतलब इन्विटेशन जनरल पब्लिक को दिया जाता है इन्वेस्टमेंट पर्पस से. आप कंपनी का नाम चेंज करो, कंपनी का कैपिटल चेंज करो, एड्रेस चेंज करो, कुछ भी करना है, छोटा मोटा काम कुछ भी, तो किसको बताना पड़ेगा, ROC को बताना पड़ेगा. इसके बिना आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती. आगे बढ़ते हैं. प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी जिसकी हम बात कर रहे थे, तो अंकल जी इन्वेस्ट कर रहे हैं. देखिए अंकल जी इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में. ये जो भी कंपनी है, ये एक पब्लिक कंपनी है. तो जनता, भारत की जनता अगर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो वो एक पब्लिक कंपनी है, क्योंकि पब्लिक से इन्वेस्टमेंट आ सकता है. पब्लिक इन्वेस्ट नहीं कर सकती तो एक प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि प्राइवेटली ओन्ड है. अब उसको पैसा चाहिए तो कैसा लेंगी, तो वो पैसे लेंगी प्राइवेटली इन्वेस्टर के पास. किसी बैंक को अप्रोच करेंगे, किसी इन्वेस्टर को अप्रोच करेंगे. जैसे आप शार्क टैंक इंडिया देखते हो, तो शार्क टैंक इंडिया क्या है, सारी कंपनीज ही है, लेकिन वो सारी प्राइवेट कंपनीज है. उनमें से कोई भी अब तक ऐसी कंपनी नहीं आई जो पब्लिक लिमिटेड हो, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो शेयर मार्केट में है सर, उसमें तो भरपूर पैसा आते जा रहा, उस पर कोई रोक टोक नहीं होती. समझ में आया क्या लिखा है. देखिए प्राइवेट कंपनी की जो ओनरशिप है वो एक टाइट सर्कल होता है, यूजुअली 2 से 200 लोग, इससे ज्यादा लोग नहीं हो सकते. 200 भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, नंबर छोटा नहीं है, बट स्टिल 200 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकते. अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है तो फिर 200 लोग कम हो जाएंगे, तब आपको फिर पब्लिक में शिफ्ट होना पड़ेगा. शेयर्स आर हेल्ड प्राइवेटली, कैनॉट बी ट्रेडेड ऑन पब्लिक मार्केट, जैसे शेयर मार्केट. तो शेयर मार्केट पे आप ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि आप एक प्राइवेट कंपनी हो. पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये सारा काम कर सकती. रिक्वायर कम से कम कितने, 7 लोग चाहिए और अनलिमिटेड मेंबर. जैसे यहाँ पे अपर लिमिट 200 थी, यहाँ कोई लिमिट नहीं है. तो क्या सर 1 करोड़ मेंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं. सर 5 करोड़ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं. जब बोल दिया तो कितने भी हो सकते हैं. बात समझ में आई, क्लियर हो गया. शेयर्स आर पब्लिकली लिस्टेड, शेयर मार्केट में लिस्टेड है ये कंपनी. फ्रीली ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड ओपन टू ऑल इन्वेस्टर, कोई भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन. जिसके पास पैसे है वो आके कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है, दैट्स इट. हाँ, इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट लगता है, उसके ऊपर अपना एक अलग पूरा लेक्चर रहेगा. डीमैट क्या होता है? डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट होता है, जिसके जरिए से आप, मतलब आप अपने सेविंग अकाउंट जो बैंक में खोला है ना, उसके जरिए से शेयर्स नहीं खरीद सकते. शेयर्स जहां खरीदे जाते हैं, जिस अकाउंट में होते हैं, उसे डीमैट अकाउंट कहते हैं. पूरा नाम पड़ता है इसका डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट. आगे डिस्कस करेंगे उसको फ्यूचर में, अगले वीडियोस में. कुछ फायदे हैं सर कंपनी बनाने के. जैसे आपको बहुत सारा कैपिटल मिल रहा है, भरपूर कैपिटल, कैपिटल पे कैपिटल, बहुत सारे लोग एंगेज करेंगे. कैपेबल ऑफ पुलिंग एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फाइनेंस, एनॉर्मस बहुत बढ़िया वाला अमाउंट, फाइनेंस बाय इशूइंग स्टॉक.
टू वास्ट नेटवर्क ऑफ ग्लोबल पब्लिक इन्वेस्टर। इतनी बड़ी भाषा में एक ही बात लिखी है कि जनता आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, आपके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड है। फ्री शेयर ट्रांसफरेबिलिटी जो प्राइवेट कंपनीज में नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी में फर्ज कीजिए 4 ओनर है, ये चारों ओनर में से अगर एक को अपने शेयर्स बेचने हैं तो इन तीनों को बताना पड़ेगा, परमिशन चाहिए, लंबी प्रोसेस है सर। इनको बिना बताए ये भाई साहब अपने शेयर्स किसी को भी नहीं बेच सकते, क्योंकि जिसको बेचेंगे वो इनकी जगह आके बैठ जाएगा। अब कौन भाई साहब आके बैठ रहे हैं ये तीनों को जानना जरूरी है कि नहीं है? समझ में आई बात? पक्का क्लियर हुआ? तो इसीलिए प्राइवेट कंपनीज में नहीं हो सकता, पर पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल। आप जब शेयर बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो आपको क्या मालूम? आपने शेयर मार्केट का ऐप खोला और उसमें सेल का ऑर्डर डाल दिया, किसी ने खरीद लिया, अरे किसने खरीदा मुझे क्या मालूम, क्योंकि आपको नहीं पता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेयर्स कौन खरीद रहा है, क्योंकि शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन नेचर। Public shares can effortlessly sell and liquidify their stock into trading exchanges whenever cash is needed। आपकी जब मर्जी, आपको जब पैसा चाहिए आप निकाल लो पैसा, वो शेयर किसी ना किसी को बिक जाएंगे, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपर्ट मैनेजमेंट, बड़े लेवल पे काम करने के लिए आपको लगते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर, मैंने जैसे बताया इतने सारे लोग काम नहीं कर सकते, इतने सारे शेयर होल्डर्स कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते। तो करना क्या पड़ता है, कुछ लोगों को इलेक्ट करना पड़ता है एज ए डायरेक्टर्स। ये लोग आपके बिहाफ पे, आप मतलब शेयर होल्डर के बिहाफ पे कंपनी को रन, मैनेज, कंट्रोल करेंगे। बात समझ में आ गई? और बड़ी बड़ी कंपनीज में जो मैनेजमेंट होता है वो हाईली प्रोफेशनल लेवल का होता है। किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में अगर कोई भैया चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, वो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं हुआ। पर कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े लोग रहते हैं जो इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज, और इनके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होता है चीज़ों को मैनेज करने का। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, क्योंकि ओनर्स कौन है सर? शेयर होल्डर है। मैनेजमेंट किसका है? डायरेक्टर का है, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल रन डे टू डे ऑपरेशन अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे CS हो गया, CA हो गया, CFA, CMO, बड़ी बड़ी पोजीशंस है ये कंपनी की। ये सारे किसके अंडर काम कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं? तो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। आइए आगे समझते हैं। फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। क्या नुकसान है सर? ड्रॉबैक्स टू कंसीडर, जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कंपनी बनाना आसान काम नहीं है। 4 बड़ी बड़ी स्टेजेस होती है कंपनी बनाने की। कंपनी बनाना अपने आप में सबसे लेंदी और सबसे अजीब सी प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, अप्रूवल चाहिए, ROC की परमिशन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्रिएटिंग अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लॉन्ग, एक्सपेंसिव एंड प्रोसेस रिक्वायरिंग कॉम्प्लेक्स लीगल पेपर वर्क। बहुत सारा पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन दुनिया भर का, तब जाके कंपनी बनती है। लैक ऑफ सीक्रेसी, पब्लिक कंपनी है, बाबू पैसा किसका लगा है? जनता का। अभी बताया था ना, जनता का पैसा लगा। जनता का पैसा लगा है तो जनता का जानना भी तो जरूरी है, पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसा जा रहा है। तो इनका कुछ भी सीक्रेट नहीं होता। सारा प्रॉफिट हो, सारा लॉस हो, जो भी हो, इनको पब्लिश करना पड़ता है अपनी वेबसाइट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, व्हाटएवर द केसेस आर, सब इनको जग जाहिर करना पड़ता है। कोई भी चीज इनकी सीक्रेट नहीं रह जाती। तो लैक ऑफ सीक्रेसी, देखिए क्या कहते हैं, पब्लिक कंपनीज आर बाउंड बाय लीगल रेगुलेशन टू पब्लिश, जग जाहिर करना। क्या? ऑडिटेड रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल फाइल्स, रिकॉर्ड्स, स्टेट लिविंग जीरो बिजनेस सीक्रेसी। कोई इनका बिजनेस का सीक्रेट है ही नहीं। कैसे रहेगा सर? जनता जब इन्वेस्ट कर रही है तो जनता का हक है ना जानना कि हमारा पैसा कहाँ गया, कैसा यूज हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, जो भी चीज़ है, सारी चीज़ें जानने का हक है। इसलिए सीक्रेसी नहीं है। यही प्राइवेट कंपनीज को भरपूर सीक्रेसी है। वो ठेंगा किसी को बताएंगे कि हमने कितना कमाया, कितना कमाया? अरे उनका आपस का मामला है, वो नहीं बताएंगे। हल्दीराम्स क्या थी कि रिपोर्ट, कितना उन्होंने फायदा किया, कितना नुकसान किया। हल्दीराम्स इंटरनेशनल लिमिटेड है बट प्राइवेट लिमिटेड है। आज की तारीख तक उसने अपने आप को पब्लिक कंपनी में नहीं डाला है, मतलब हल्दीराम्स के शेयर्स नहीं है मार्केट में। आप चाहो तो एक बार मार्केट में चेक कर लेना जाके। नेक्स्ट, डिले इन डिसीजन मेकिंग। छोटा मोटा बिजनेस हो तो अंकल के मन में आएगा, अंकल जी वो करेंगे। पार्टनरशिप हो, 4-5 भाई मिलकर डिस्कस करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बिठाएंगे भैया, दुनिया भर की मीटिंग करते हैं ये लोग एक सड़े छोटे छोटे डिसीजन के लिए। तो डिसीजन मेकिंग बहुत लेंदी है, क्योंकि मीटिंग अरेंज करना अपने आप में सबसे बड़ा टास्क है। कंपनी सेक्रेटरी भाई साहब इन्हीं से कराते हैं ये सारा काम, दौड़ भाग सारी वही करेगा। कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा? तो मीटिंग शेड्यूल करेगा, सबको लेटर भेजेगा, सबकी परमिशन लेगा, एजेंडा बनाएगा, सब कुछ करने के बाद फिर मीटिंग रखेगा। मीटिंग ऑपरेट होंगी, उसमें फिर रिजोल्यूशन मतलब डिसीजन, ये चीज पास की जाएंगी। सिंपल लग रहा है आपको? सिंपल लगा क्या सुन के? क्योंकि नहीं है, बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो डिसीजन मेकिंग बहुत डिलेड है, स्लो है। डाइवर्स डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, क्योंकि वोटिंग सिस्टम होता है यहाँ पे।
जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास अधिकार है वोट करने का मैनेजमेंट में। स्ट्रक्चर ऑफन रिजल्ट्स इन स्लोअर पॉलिसीज ड्यू टू लेंदी बोर्ड रूम मीटिंग्स एंड वोटिंग प्रोटोकॉल्स। बहुत लंबी लंबी प्रोसीजर है, इसलिए लंबा काम हो जाता है इनका। बात समझ में क्लियर हो गया? तो इसी के साथ हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ के खत्म किया जिसका नाम था जॉइंट स्टॉक कंपनीज। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच।